हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन आयनाइज्ड गैसेस और इन प्लाज्मा और इन आयनोस्फीयर। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन प्लाज्मा को डिस्कस करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो है वो मैटर की फोर्स स्टेट होता है। जब हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं तो क्या होता है, उस हीट के कारण जो गैस के एटम्स होते हैं उनकी शेल्स में से, उनकी वैलेंस शेल्स में से इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होके बाहर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसको हम नेगेटिवली चार्ज आयन बोलेंगे। और यहाँ पर जो एटम पहले न्यूट्रल था, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो प्लाज्मा जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन से मिला के बना होता है, क्योंकि आयनोस्फेयर में भी बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनोस्फेयर जो है वो प्लाज्मा को कंसिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमें क्या करना है, पहले आप इस टॉपिक की आउटलाइन को समझ लीजिए। इस टॉपिक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन लिखेंगे फॉर प्लाज्मा। मैक्सवेल की 4 फील्ड इक्वेशंस होती हैं, तो प्लाज्मा के लिए भी मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस हमें लिखनी होंगी, जो कि 4 होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लाज्मा के लिए ईएम वेव इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। उसमें हमें 2 प्रकार की ईएम वेव इक्वेशंस मिलेंगी। एक ईएम वेव इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ ई वेक्टर और एक ईएम वेव इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर। तो हमें 2 ईएम वेव इक्वेशंस मिल जाएंगी प्लाज्मा के लिए, एक ई वेक्टर के लिए होगी और एक एच वेक्टर के टर्म्स में होगी। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमें ईएम वेव इक्वेशन मिली होगी ई वेक्टर के टर्म्स में, उसका हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे जो हमें ई वेक्टर की वैल्यू देगा। और इसी स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमें ईएम वेव इक्वेशन मिली होगी एच वेक्टर के टर्म्स में, उसका हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे जो कि हमें एच वेक्टर की वैल्यू देगा। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर 3 स्टेप्स। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोपोगेशन कांस्टेंट कैपिटल के का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन। फिर हम फाइंड आउट करेंगे प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लाज्मा। उसके सबसे लास्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे स्किन डेप्थ, मींस डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, उसका एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको कैसे लिख के आएंगे एग्जाम में। आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में हमें लिखनी है मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस फॉर प्लाज्मा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस लिखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। वी नो दैट मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस आर, हमारे पास 4 प्रकार की मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस होती हैं, जो कि होती हैं डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन होती है डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तीसरी होती है डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी। चौथी होती है डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस करली डी वेक्टर बाय करली टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो ये हमने जनरल मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस लिख ली हैं। अब हमें इन मैक्सवेल इक्वेशंस को मॉडिफाई करना होगा फॉर प्लाज्मा। फॉर आयनाइज्ड गैस और प्लाज्मा वी हैव, प्लाज्मा और आयनाइज्ड गैस के लिए कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी कुछ खास फीचर्स होते हैं, वो ये होते हैं। आयनाइज्ड गैस के लिए, प्लाज्मा के लिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो, वो 0 होती है। जो प्लाज्मा की कंडक्टिविटी होती है वो नॉन जीरो होती है।
क्योंकि करंट डेंसिटी जे वेक्टर जो होता है वो होता है सिग्मा इंटू ई वेक्टर, क्योंकि सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 है तो जे वेक्टर भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर प्लाज्मा। जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है प्लाज्मा के लिए वो 1 होती है। हमें पता है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो इज इक्वल टू हमने 1 रख दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर प्लाज्मा के लिए। प्लाज्मा की जो परमिटिविटी होती है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर ही होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्लाज्मा के लिए वो ये होता है कि इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी भी 1 होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी को डिनोट करते हैं हम म्यू बाय म्यू नॉट से, जहां पर म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम और ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो इक्वल टू में 1 रख दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से म्यू इक्वल टू म्यू नॉट आ जाएगा। मींस जो परमेबिलिटी होगी प्लाज्मा के लिए वो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर होगी। एक रिलेशन हमें पता है जो बी वेक्टर होता है वो होता है म्यू नॉट एच वेक्टर, क्योंकि म्यू नॉट जो है वो म्यू के बराबर है तो म्यू नॉट की जगह हम म्यू रख देंगे तो ये बन गया म्यू एच वेक्टर। डी वेक्टर होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन के बराबर आया है तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन रख देंगे तो डी वेक्टर हो जाएगा एप्सिलॉन ई वेक्टर। इन सारे रिजल्ट्स को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन सभी रिजल्ट्स को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, मींस इन चारों मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस में यूज करेंगे, फिर हमें मिल जाएंगी मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस फॉर प्लाज्मा। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर प्लाज्मा। जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है प्लाज्मा के लिए वो 0 है, तो अगर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ये है हमारे पास मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन फॉर प्लाज्मा नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसी रहेगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेल क्रॉस ई वेक्टर एज इट इज इक्वल टू में बी वेक्टर की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर म्यू एच वेक्टर, तो बी वेक्टर की जगह आप लिख दीजिए माइनस करली बाय करली टी म्यू एच वेक्टर। आप एक काम कर सकते हैं, इस म्यू को आप बाहर लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमारी होगी नेक्स्ट मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन फॉर प्लाज्मा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस जे वेक्टर की जगह आप लिखेंगे सिग्मा ई वेक्टर और इस डी वेक्टर की जगह आप लिखेंगे एप्सिलॉन ई वेक्टर, तो आपको मिलेगा कर्ल ऑफ एच वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर प्लस करली बाय करली टी। डी वेक्टर की वैल्यू है एप्सिलॉन ई वेक्टर। आप क्या कर सकते हैं, इस एप्सिलॉन को बाहर ले सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये होगी हमारे पास 6th इक्वेशन। तो ये हमें 3rd, 4th, 5th, 6th इक्वेशंस जो मिली हैं ये है मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर प्लाज्मा। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी के स्टेप्स हम प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, मींस हमने मैक्सवेल इक्वेशंस लिख ली थी फॉर प्लाज्मा, जो कि हमारे पास 3rd, 4th, 5th और 6th इक्वेशन में निकल आई थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेप 2 की तरफ बढ़ना है, जिसमें हमें ईएम वेव इक्वेशंस लिखनी है इन टर्म्स ऑफ ई वेक्टर एंड एच वेक्टर फॉर प्लाज्मा। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आइए वो स्टेप्स देखते हैं। टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 5 वी गेट। तो हम क्या करेंगे, जो हमें 5th इक्वेशन मिली थी उसके दोनों तरफ हम कर्ल लेंगे। कर्ल लेने का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हमें डेल क्रॉस अप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे डेल क्रॉस ई वेक्टर। डेल क्रॉस ई वेक्टर के हमने आगे कर ले लिया, मींस डेल क्रॉस लगा दिया इज इक्वल टू माइनस म्यू करली एच वेक्टर बाय करली टी के आगे भी डेल क्रॉस लगा दीजिए। अब हम यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस की आइडेंटिटी यूज करेंगे। डेल ऑपरेटर एक वेक्टर ऑपरेटर होता है जिसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। हमारे पास वेक्टर कैलकुलस की आइडेंटिटी होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो इसे हम मान लेते हैं ए वेक्टर, इसे हम मान लेते हैं बी वेक्टर और इसे हम मान लेते हैं सी वेक्टर। तो ध्यान से देखिए पहले क्या लिखा हुआ है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर हमारा है डेल, तो यहाँ पर है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मीन्स डेल डॉट ई वेक्टर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मीन्स डेल डॉट डेल आ जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में है सी वेक्टर मीन्स यहाँ पर आ जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस
म्यू करली बाय करली टी को आप बाहर ले सकते हैं। लाप्लाशियन ऑपरेटर और करली बाय करली टी ऑपरेटर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो माइनस म्यू तो कांस्टेंट है, आपने इसको बाहर ले लिया। करली बाय करली टी को आप पहले लिख दीजिए, डेल क्रॉस को बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करली बाय करली टी डेल क्रॉस एच वेक्टर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 7th इक्वेशन होगी। अब हमें डेल डॉट ई वेक्टर की वैल्यू भी पता है जो कि 0 है फ्रॉम 3rd इक्वेशन, और हमें डेल क्रॉस एच वेक्टर की वैल्यू भी पता है इन इक्वेशन नंबर 6। तो 3rd और 6th इक्वेशन को हम यूज करेंगे 7th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 and 6 in 7 वी गेट, तो डेल डॉट ई वेक्टर 0 है, तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। डेल डॉट डेल होता है हमारे पास डेल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर आ गया। उसके बाद माइनस म्यू करली बाय करली टी, डेल क्रॉस एच वेक्टर की जगह हम रख रहे हैं सिग्मा ई वेक्टर प्लस एप्सिलॉन करली ई बाय करली टी, प्लस एप्सिलॉन करली ई वेक्टर बाय करली टी। अब आप क्या करेंगे, करली बाय करली टी को अंदर और अंदर ऑपरेट करवाएंगे, साथ में माइनस म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा, पहले आप माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दो, तो आपको मिलेगा डेल क्रॉस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, तो कैंसिल हो गया, म्यू इंटू सिग्मा हो जाएगा, म्यू सिग्मा, और करली बाय करली टी इंटू ई वेक्टर मिल जाएगा यहाँ पर। और इसी तरह से म्यू इंटू एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, म्यू एप्सिलॉन हो गया। करली बाय करली टी को जब आप करली ई वेक्टर बाय करली टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा करली स्क्वायर ई वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को आप उधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई वेक्टर माइनस म्यू एप्सिलॉन म्यू सिग्मा करली ई वेक्टर बाय करली टी प्लस म्यू माइनस हो जाएंगे इधर आके माइनस म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर ई वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वल टू 0 आ गई, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो जैसे आपने ई वेक्टर की टर्म्स में ये वेव इक्वेशन फाइंड आउट की है फॉर प्लाज्मा, सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए आप एच वेक्टर के लिए भी वेव इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर प्लाज्मा। उसके लिए आपको 6th इक्वेशन के दोनों तरफ कर लेना होगा और यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो आपको इक्वेशन कुछ ऐसी ही मिलेगी, बट ई वेक्टर की जगह आपको मिल जाएगा एच वेक्टर। तो एच वेक्टर की टर्म्स में ये वेव इक्वेशन होगी डेल स्क्वायर एच वेक्टर माइनस म्यू सिग्मा करली एच वेक्टर बाय करली टी माइनस म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर एच वेक्टर बाय करली टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो स्टेप 2 भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, मींस हमने ईएम वेव इक्वेशंस फाइंड आउट कर ली है इन टर्म्स ऑफ ई वेक्टर एंड एच वेक्टर फॉर प्लाज्मा। बाकी के स्टेप्स हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया था, मींस हमने ईएम वेव इक्वेशन फाइंड आउट कर ली थी इन टर्म्स ऑफ ई वेक्टर एंड एच वेक्टर फॉर प्लाज्मा इन इक्वेशन 8 and 9 रिस्पेक्टिवली। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमें इन दोनों ईएम वेव इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशंस लिखना होगा। तो आप लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस 8 and 9 फॉर ईएम वेव प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन आर गिवन एज। अगर हम मान लें कि हमारी ईएम वेव इक्वेशन जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग मींस जेड डायरेक्शन के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है, तो 8th इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा जो हमें ई वेक्टर की वैल्यू देगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी। जेड इसलिए लगाया है क्योंकि हमने माना है कि ईएम वेव जो है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है, के प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव। तो यहाँ पर हमारे पास इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 10। और इसी तरह से जो 9th इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो हमें एच वेक्टर की वैल्यू देगा, और एच वेक्टर का सोल्यूशन भी ऐसा ही होगा जैसे हमने ई वेक्टर का लिखा है, एच वेक्टर इज इक्वल टू h0 ई रेज टू पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी। और ये हो गई हमारे पास 11th इक्वेशन। तो हमारे पास थर्ड स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, हमने जनरल सॉल्यूशंस लिख लिए हैं ईएम वेव इक्वेशंस के जो हमें ई वेक्टर और एच वेक्टर की वैल्यूज दे रहे हैं। अब हमने करना है नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमने प्रोपोगेशन कांस्टेंट के का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 10th इक्वेशन में ई वेक्टर की वैल्यू हमें मिली है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जगह इस ई वेक्टर की जगह इस ई वेक्टर की जगह इन इक्वेशन 8। तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 in 8 वी गेट डेल स्क्वायर, यहाँ पर ई वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, ई0 ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस म्यू सिग्मा करली बाय करली टी, ई वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, ई0 ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर, ई0 ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी। ये हमारे ई वेक्टर की वैल्यू है।
क्योंकि हमारा जो लाप्लाशियन ऑपरेटर होता है डेल स्क्वायर, उसको हम एक्स वाई जेड की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। डेल स्क्वायर होता है हमारे पास करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर। क्योंकि हमने माना है कि ईएम वेव जो है वो जेड डायरेक्शन के लॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है, तो हमें एक्स और वाई वाले कंपोनेंट जो है वो नहीं लिखने हैं, तो हम सिर्फ डेल स्क्वायर को करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर ही लेके चलेंगे। तो इस डेल स्क्वायर की जगह आप यहाँ पर करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने कैपिटल जेड लिया है, तो यहाँ पे हम कैपिटल जेड लेंगे। तो हमने क्या करना है, इसका 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इन टर्म्स ऑफ जेड। तो पहले हम एक बार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा E0 कांस्टेंट है, e की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी का अगर हम जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, e की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी ऐसे ही रहेगा स्टार्टिंग में, और साथ में पावर का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा जेड की टर्म्स में। यहाँ पर जेड वाली टर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में आइटा के। ये तो एक बार करके आपको मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में करके आपको ये मिल गया। अगर आप इसी टर्म का दोबारा जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई नॉट ऐसी रहेगा, ये टर्म ऐसी रहेगी, आइटा के ऐसी रहेगा। पावर का एक बार और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो फिर से आपको आइटा के मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आइटा के स्क्वायर। तो इस टर्म का 2 बार जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आपको ये मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। म्यू सिग्मा, इस टर्म का आपको टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक बार, तो आपको मिलेगा E0 e की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी जो है वो ऐसे ही रहेगा। पावर का जब हम टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस आइटा ओमेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आइटा ओमेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। माइनस म्यू एप्सिलॉन, इस टर्म का हमें 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में। जब हमने एक बार किया था तो हमें ये मिला था, ई नॉट ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस आइटा ओमेगा मिला था। और जब आप इस टर्म का एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो ये टर्म तो आपको सेम मिलेगी, यहाँ पर माइनस आइटा ओमेगा एक बार और मिलेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। हमने यहाँ पर भी इक्वल टू में 0 जरूर लिखना है इस स्टेप में, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, फिर हम के की वैल्यू तक पहुँचेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है प्रोपगेशन कांस्टेंट के, और प्रोपगेशन कांस्टेंट के को फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब आप क्या करेंगे, इन सम में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। इन तीनों टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो है E0 e की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया आपके पास आइटा के स्क्वायर। तो आइटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, आइटा पहले लिख दो, म्यू सिग्मा और ओमेगा लिख दो, और E0 e की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी तो बाहर जा चुका है। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, बट यहाँ पर आइटा स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर का जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और इक्वल टू में 0 है। E0 e की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी ये किसके बराबर है, ये ई वेक्टर के बराबर था, तो यहाँ पर आप ई वेक्टर भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, मींस या तो ई वेक्टर 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगी। ई वेक्टर 0 हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट तो होगा ही होगा, वो नॉन जीरो होगा, तो मींस ये वाली टर्म जो है वो इक्वल टू 0 होगी। तो आपको मिलेगा माइनस के स्क्वायर प्लस आइटा म्यू सिग्मा ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने दोनों तरफ। इन दोनों वाली नेगेटिव टर्म्स को आप उधर लेके जाएंगे तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो प्लस की हो जाएंगी, तो प्लस की हो जाएंगी तो आपको इस तरह मिल जाएगा इक्वल टू में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसको आप पहले लिख दीजिए और इसको आप बाद में लिख दीजिए, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आइटा म्यू सिग्मा ओमेगा। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स में से म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस इसके नीचे म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, आइटा म्यू सिग्मा ओमेगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू से म्यू कैंसिल, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिंपली ये रह जाएगा, यहाँ पर ये रह जाएगा, और ये आगे हमारे पास के
के स्क्वायर की वैल्यू, ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो अब हमें क्या करना है, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, सिग्मा फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, फिर हमारे प्रोपगेशन कांस्टेंट का फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा। बट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आइए वो स्टेप्स देखते हैं। लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज गिवन बाय, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई ई वेक्टर। यहाँ पर ई जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, बट न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ वेक्टर होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। वेव्स जो हैं वो प्रोपोगेट कर रही हैं जेड एक्सिस के अलोंग, जेड डायरेक्शन के अलोंग, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एम ए जेड वेक्टर इज इक्वल टू ई, यहाँ पर ई वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे ई जीरो ई के बाद आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी। इस एम को आप क्या कर सकते हैं, नीचे ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, बट उससे पहले ए वेक्टर को आप लिखेंगे जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो डबल टाइम डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन के अलोंग है तो जेड डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हम जेड मान लेते हैं। तो ए जेड वेक्टर हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर जेड बाय डी टी स्क्वायर। इस एम को आप यहाँ पर नीचे ले आइए। हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, और वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन जो होगा वो होगा टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी जेड बाई डी टी। तो मीन्स हमें डी जेड बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर है जो कि इसके बराबर है, तो डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर से हमें डी जेड बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव जो है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी जेड बाई डी टी। इसका जब आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रहेगा ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी, और ई की पावर में जो टी का कॉफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। टी का कॉफिशिएंट है यहाँ पर माइनस आइटा ओमेगा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आइटा का भी नीचे नहीं होना चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास आइटा ई बाय एम ओमेगा, आइटा इंटू आइटा हो जाएगा आइटा स्क्वायर होता है माइनस वन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर है ई वेक्टर इंटू दिस टर्म, और ये किसके बराबर है, ई जीरो इंटू ई के बराबर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ये किसके बराबर होता है, ये ई वेक्टर के बराबर होता है। तो हमारे पास डी जेड बाई डी टी मीन्स वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है आइटा ई वेक्टर बाय एम ओमेगा। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 13, तो हमारे पास v वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस v वेक्टर की हेल्प से कंडक्टिविटी सिग्मा का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। उस कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें के स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। उस के स्क्वायर की वैल्यू से हम प्रोपगेशन कांस्टेंट के निकाल लेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने v वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी इन इक्वेशन नंबर 13। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए, सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा j वेक्टर, क्योंकि हमें पता है j वेक्टर होता है सिग्मा इंटू ई वेक्टर। तो अगर आपको j वेक्टर पता होगा तो ई वेक्टर सिग्मा पता चल जाएगा, कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इफ n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम देन करंट डेंसिटी j वेक्टर इज गिवन एज। अगर आपके पास कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो करंट डेंसिटी को आप n की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं j वेक्टर इज इक्वल टू n e v वेक्टर। ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं याद रहता है तो आपको 12th क्लास में एक रिलेशन पढ़ा था I इज इक्वल टू a n e v वेक्टर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी v वेक्टर। अगर आप इस a को नीचे ले जाएंगे यहाँ पर तो I बाय a बन जाएगा। I बाय a होता है हमारे पास करंट पर यूनिट एरिया होता है हमारे पास करंट डेंसिटी, जो कि j वेक्टर होता है। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, v वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 13 इन 14 वी गेट j वेक्टर इज इक्वल टू n e v वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे आप आइटा e वेक्टर बाय m ओमेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा j वेक्टर इज इक्वल टू आइटा n e स्क्वायर हो जाएगा e वेक्टर m ओमेगा।
जे वेक्टर होता है हमारे पास सिग्मा ई वेक्टर इज इक्वल टू आइटा एन ई स्क्वायर ई वेक्टर बाय एम ओमेगा, ई वेक्टर से ई वेक्टर कैंसिल हो गया, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई आइटा एन ई स्क्वायर एम ओमेगा डिवाइड में, ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। इस सिग्मा की वैल्यू को हम 12th इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 15 इन 12 वी गेट 12th इक्वेशन जो थी हमारे पास वो ये थी के स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आइटा सिग्मा बाय एम ओमेगा। यहाँ पर सिग्मा था तो इस सिग्मा की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर इस सिग्मा की जगह आप लिखेंगे आइटा एन ई स्क्वायर बाय एम ओमेगा लिखेंगे। यहाँ पर 12th इक्वेशन में यहाँ पर था आइटा सिग्मा बाय एम ओमेगा नहीं था, यहाँ पर था एप्सिलॉन ओमेगा, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। 12th इक्वेशन में यहाँ पे था आइटा एप्सिलॉन ओमेगा, यहाँ पर सिग्मा था, सिग्मा की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आइटा इंटू आइटा हो जाएगा आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन जाएगा माइनस एन ई स्क्वायर, यहाँ पर एम आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर एप्सिलॉन आ गया। तो ये आगे हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू, हमने के की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पर पावर 1/2 आ जाएगी। ओमेगा स्क्वायर जो स्क्वायर रूट में से बाहर आके ओमेगा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा के इज इक्वल टू ओमेगा। स्टार्टिंग में हमने देखा था प्लाज्मा के लिए म्यू जो है वो म्यू नॉट के बराबर होता है और एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो इस म्यू की जगह हम म्यू नॉट रख सकते हैं, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, और इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस एन स्क्वायर बाय एम एप्सिलॉन, और इस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर को हम अलग से लिख सकते हैं। ये टर्म कुछ रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है और के का फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम के की वैल्यू को यहां तक सॉल्व कर चुके थे। देखिए स्टूडेंट, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी होता है वो होता है 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जब आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट सी मिल जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1/c हो जाएगा, तो इसकी जगह आप रख देंगे 1/c, तो ये बन जाएगा ओमेगा बाय सी। 1 माइनस इस टर्म को हम डिनोट करते हैं ओमेगा पी स्क्वायर से, जहां पर ओमेगा पी जो है वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगी ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। ये होगी हमारी 16th इक्वेशन। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास प्रोपगेशन कांस्टेंट के का फॉर प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन प्लाज्मा के लिए, जहां पर ओमेगा पी स्क्वायर है एन ई स्क्वायर बाय एम एप्सिलॉन, और यहाँ पर ओमेगा पी हो जाएगा स्क्वायर रूट एन ई स्क्वायर बाय एम एप्सिलॉन। ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। इस ओमेगा पी को हम बोलते हैं प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। प्लाज्मा के अंदर जो नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं इन प्लाज्मा, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स, दो काम और करने रह गए हैं, एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना प्लाज्मा का, और एक है स्किन डेप्थ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना, वो हम फाइंड आउट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लाज्मा। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज n इज इक्वल टू c बाई वी। ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। बट जो हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है वो होता है ओमेगा बाय v, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाय k। ये होगी हमारी 19th इक्वेशन। इस v की जगह हम ओमेगा बाय k पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 19 इन 18 वी गेट n इज इक्वल टू c, और v की जगह हम लिखेंगे ओमेगा बाय k ऊपर चला जाएगा, n इज इक्वल टू c k बाय ओमेगा। ये हमारी 20th इक्वेशन होगी। k की वैल्यू हमने लास्ट सेक्शन में ही फाइंड आउट की थी इन टर्म्स ऑफ प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा p। तो ये हमारी 16th इक्वेशन थी, तो k की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 16 इन 20 वी गेट n इज इक्वल टू c बाय ओमेगा। ये वाला c बाय ओमेगा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि ये है ओमेगा बाय c, स्क्वायर रूट 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। तो c बाय ओमेगा से ओमेगा बाय c जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। ये होगी हमारी 20th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसके आगे का काम हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लाज्मा फाइंड आउट कर लिया था, जो कि निकल के आया था स्क्वायर रूट 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी 21st इक्वेशन थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ केसेस बनेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओमेगा। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं, जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मींस ओमेगा की वैल्यू
प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी से कम होगी तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये वो बात करते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव ओमेगा इज ग्रेटर देन द प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा पी। तो अगर हमारी ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई तो ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा पी होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा पी स्क्वायर होगा। तो अगर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पी स्क्वायर से बड़ा हुआ तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो ये वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगी। तो इसका मतलब ये है कि 1 में से कोई 1 से लेस देन वाली टर्म माइनस हो रही है तो ये टर्म जो है वो पॉजिटिव निकल के आएगी, तो इस केस में n रियल होगा। और 20th इक्वेशन में हमने देखा था कि n इज इक्वल टू सी के बाय ओमेगा था। अगर n रियल है तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी रियल होगा, और जब भी किसी वेव का प्रोपोगेशन कांस्टेंट रियल होता है तो मींस उस वेव का कोई भी एटेन्युएशन नहीं देखने को मिलेगा। वेव जो है वो बिना लॉस ऑफ बिना डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोगेट करेगी मीडियम में। तो आप यही लाइन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 21 n इज रियल। अगर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा पी स्क्वायर हुआ तो n रियल होगा, के भी रियल होगा 20th इक्वेशन से क्योंकि n रियल है। और अगर प्रोपोगेशन कांस्टेंट रियल है तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, इन दिस केस ईएम वेव्स विल प्रोपोगेट फ्रीली विदाउट एनी एटेन्युएशन। और इस केस में ईएम वेव्स जो हैं वो प्लाज्मा में बिना किसी एटेन्युएशन के बिना किसी डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोगेट करेंगी। यहाँ पर ईएम वेव का प्रोपोगेशन वैसा ही होगा जैसे ईएम वेव प्रोपोगेट करती हैं किसी फ्री स्पेस में या फिर नॉन कंडक्टिंग मीडियम में। तो एक केस डिस्कस कर लिया है, बाकी केसेस हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है आपके पास, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव ओमेगा इज लेस देन द प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी, दैट इज इफ ओमेगा इज लेस देन ओमेगा पी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा पी स्क्वायर। अगर आपके ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी से कम हुई तो आपको क्या देखने को मिलेगा। इसे समझने के लिए केस 2 को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक डायग्राम जो है वो इमेजिन करना होगा। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनाना है, ये सिर्फ इस पॉइंट को समझने के लिए है। ये मान लीजिए ये अर्थ है और ये है हमारे पास आइनोस्फेरिक रीजन जो कि अर्थ सरफेस से कुछ हाइट से लेके कुछ हाइट तक एक्सटेंड होता है। ये हमारे पास 2 रेडियो स्टेशंस जहां से आपको रेडियो सिग्नल्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स होते हैं वो आपको यहां से यहां तक पहुंचाने हैं, और वो हम पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ आइनोस्फीयर। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप आइनोस्फीयर में इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मीन जैसे जैसे आइनोस्फीयर की हाइट इंक्रीज होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो चार्ज डेंसिटी है मींस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कम है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है वो यहाँ पर होंगे। तो जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मीन्स यहाँ से यहाँ जाते हुए आपका प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। अगर आपकी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है मींस ये टर्म इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आपका n जो है वो डिक्रीज होगा। मींस इस पॉइंट पर इफेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर और कम होगा, इस पॉइंट पर और कम होगा, और सबसे कम इफेक्टिव इंडेक्स यहाँ पर होगा। मींस यहाँ पर इफेक्टिव इंडेक्स जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज होता चला जाएगा। मींस ये वाली लेयर जो होगी वो डेंसर मीडियम होगी, ये वाली लेयर जो है इस लेयर से और कम डेंसर होगी, ये वाली मीडियम लेयर जो है वो इस लेयर से और कम डेंसर होगी। मींस जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे जो लेयर्स हैं वो रेयर होती जाएंगी, और सबसे नीचे वाली लेयर सबसे ज़्यादा डेंसर होगी और सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम वाली लेयर जो है वो सबसे ऊपर होगी। तो हो गया क्या स्टूडेंट्स, जब लाइट जो है आपको पता है रिफ्रैक्शन फिनोमेना में ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है, तो जब लाइट इंसिडेंट करती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो वो अपने पास से डेविएट हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पर जो डेविएशन होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो आगे एक और लेयर मिलेगी, वहाँ पर एक नॉर्मल और ड्रॉ करेंगे, फिर वो और ज़्यादा नॉर्मल से अवे हो जाएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, और अल्टीमेटली जो वेव होगी वो फाइनली जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली जाएगी। मीन्स क्या होगा, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और जो यहाँ से हमें आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन से वेव जो है वो इस स्टेशन से इस स्टेशन तक पहुँचेगी आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इन आइनोस्फीयर। तो होगा क्या,
यहाँ से एक EM वेव गई, यहाँ पर उसको डेंसर मीडियम मिला, यहाँ पर रेयर मीडियम है ऊपर, तो यहाँ पर क्या हुआ, नीचे वाला मीडियम ज़्यादा डेंसर है, ऊपर वाला रेयर है, तो नॉर्मल से अवे हो गई। यहाँ पर एक और लेयर मिली तो यहाँ पर और ज़्यादा वो अवे हो गई, तो यहाँ पर और ज़्यादा अवे हो गई, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करते हुए वापस यहाँ पर आ जाएगी आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस इन आइनोस्फीयर। इस पॉइंट में आप यही सब कुछ वर्ड्स में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, व्हेन EM वेव्स एंटर्स इनटू आइनोस्फीयर द प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी। जब EM वेव्स एंटर करती हैं आइनोस्फीयर में तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की संख्या जो है यहाँ से यहाँ जाते हुए इंक्रीज हो रही है, तो उनकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जिसको हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो इंक्रीज होगी। सो फ्रॉम 21 इक्वेशन एन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, जैसे जैसे ओमेगा पी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एन जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला जाएगा। सो द EM वेव्स विल बेंड इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट इज मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द रीजन ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो EM वेव्स जो होंगी वो नॉर्मल से अवे बेंड होती चली जाएंगी जैसे जैसे वो एक लेयर से ऊपर वाली लेयर में एंटर करेंगी, क्योंकि नीचे वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ऊपर वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से यहाँ जाते हुए डिक्रीज हो रहा है। एंड अल्टीमेटली सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक पॉइंट पर आकर वो सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं वो पहुँच जाएंगे, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स में। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक लिख चुके हैं। केस 2 में अभी 2 लाइंस और लिखनी है, वो लिख के फिर बाकी के केसेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि केस 2 में आप और क्या ऐड करके आएंगे। ड्यू टू दिस EM waves having frequency omega less than that of omega p will be reflected back towards earth surface after penetrating certain depth in ionosphere। तो जिन EM waves की फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा p से कम होगी वो अल्टीमेटली अर्थ सरफेस की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी आफ्टर सफरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये कुछ डिस्टेंस जो है वो पेनिट्रेट करेंगी बिफोर रिफ्लेक्टिंग बैक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स। तो अगर आप अर्थ सरफेस के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जिनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो ये है रेडियो सिग्नल जहाँ से जनरेट होगा जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमीटर, और यहाँ पर रेडियो सिग्नल जो है वो रिसीव होगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिसीवर। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बाकी के केसेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स केस नंबर 2 से ही रिलेटेड हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्किन डेप्थ, जिसको हम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है और इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी हमें देखनी है। तो अगर हमारा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव से, तो इस केस में क्या होगा, ओमेगा पी बाय ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो अगर ओमेगा पी बाय ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो अगर ये टर्म 1 से बड़ी हो गई तो ये टर्म जो है वो इमेजिनरी हो जाएगी, ये जो स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये टर्म जो है वो 1 से बड़ी हो जाएगी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव टर्म मिलेगी हमें। तो इस केस में n जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इस केस में हम n को आइटा n लिखेंगे। यहाँ पर आइटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट को दर्शा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो अगर n इमेजिनरी हो गया तो n तो हमारे पास था kc बाय ओमेगा, तो यहाँ से k आ जाएगा n ओमेगा बाय c। तो यहाँ से अगर n इमेजिनरी है तो k भी इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि अब की बार हमें n की जगह आइटा n रखना होगा। यहाँ से k निकल के आ जाएगा n ओमेगा बाय c, और n की जगह हमें रखना होगा आइटा n। तो k भी इमेजिनरी हो गया, प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी इमेजिनरी हो गया। तो इस केस में जो आपकी EM वेव होगी वो एटीन्यूएट होगी, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। वो एटीन्यूएशन फैक्टर कितना रहने वाला है आइए उस पर नज़र डालते हैं। हमें पता है E वेक्टर था E नॉट e की पावर आइटा kz माइनस ओमेगा t। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आइटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों के बेस E अलग लिख सकते हैं। E नॉट e की पावर आइटा
आइटा के जेड अलग लिख दिया, और ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी जो है वो आपने अलग से लिख दिया। यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली, तो आपको मिलेगा ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आइटा, के की वैल्यू है हमारे पास आइटा एन ओमेगा बाई सी, साथ में है हमारे पास जेड, उसके बाद ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी, आइटा इंटू आइटा हो गया आइटा स्क्वायर होता है -1, तो आपको मिलेगा ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस एन ओमेगा बाई सी, साथ में जेड है ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्किन डेप्थ। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस एन ओमेगा बाई सी जेड ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। ये जो आप देख रहे हैं एन ओमेगा बाई सी, ये होता है अल्फा, और अल्फा को हम बोलते हैं एटेन्यूएशन फैक्टर। तो इसकी जगह आप अल्फा लिखेंगे तो आपको मिलेगा ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। तो इस ई नॉट को इसके साथ लिख दो तो ई वेक्टर मिल जाएगा आपको ई की पावर माइनस अल्फा जेड ई नॉट ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी, और ये बन जाएगा हमारे पास ई वेक्टर। अब ये ई वेक्टर कैसे बना ये वो भी देख लीजिए। देखिए ई वेक्टर की जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो था ई नॉट ई की पावर आइटा के जेड माइनस ओमेगा टी। के होता है हमारे पास प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसको हम 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। जो लैम्डा होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ईएम वेव इन आयनोस्फीयर। वेवलेंथ जो है ईएम वेव की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर लैम्डा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जेड से, तो ये वैल्यू जो है वो बहुत छोटी होगी, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ई की पावर में हम सिंपली आइटा इंटू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, इसको हम 0 के बराबर मान सकते हैं। तो ई वेक्टर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है ई नॉट ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी के, तो इसकी जगह हम ई वेक्टर लिख सकते हैं। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव आफ्टर कवरिंग जेड डिस्टेंस इन आयनोस्फीयर। तो आप यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में जेड लगा सकते हैं, यहाँ पर भी जेड लगा सकते हैं। जब आपने अल्फा इंट्रोड्यूस कर दिया तो तब से जेड लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ईएम वेव्स का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है वाइल प्रोपोगेटिंग इन आयनोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर एटेन्यूएशन फैक्टर है अल्फा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 22 शोज दैट ईएम वेव डैम्प्स एक्सपोनेंशियली इन आयनाइज्ड गैसेस आयनोस्फीयर और इन प्लाज्मा। तो ईएम वेव जो है उनका एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, मींस ईएम वेव्स की डैम्पिंग जो है वो एक्सपोनेंशियली होती है किसी भी आयनाइज्ड गैस में या फिर प्लाज्मा में या फिर आयनोस्फीयर में। तो अगर हम अल्फा को एटेन्यूएशन फैक्टर को 1/z के बराबर ले लें तो यहाँ से z आ जाएगा 1/अल्फा। तो अगर इस अल्फा की जगह 1/z पुट कर दें यहाँ पर 22 इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ई वेक्टर z इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1/z इंटू जेड। ई वेक्टर z से z कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगी ई की पावर -1, जिसको हम डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। तो ये बन जाएगा ई जेड वैक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर डिवाइड बाई ई की वैल्यू होती है 2.718। तो जब आप 1 को 2.718 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.37। तो ई जेड वैक्टर आ गया 0.37 ई वेक्टर। तो यहाँ से आप स्किन डेप्थ को डिफाइन कर सकते हैं। स्किन डेप्थ वो डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड बाय द ईएम वेव इन आयनोस्फीयर जब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 0.37 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है इसकी इनिशियल वैल्यू का। जब ईएम वेव जो है वो एंटर करेंगी आयनोस्फीयर में तो इनिशियली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर था, और जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड जो है वो 0.737 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ईएम वेव ने आयनोस्फीयर में, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। तो इसको आप डेफिनेशन में लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईएम वेव इन आयनोस्फीयर व्हेन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू 0.37 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड स्किन डेप्थ डेल्टा। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, स्किन डेप्थ के डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो एम्पलीट्यूड होता है ईएम वेव्स का वो 0.737 टाइम्स जो है वो इनिशियल वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो होगी डेफिनेशन। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन ऑफ स्किन डेप्थ, वो हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि स्किन डेप्थ वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईएम वेव्स था जब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 0.37 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू डिक्रीज हो जाता है वाइल प्रोपोगेटिंग इन आयनोस्फीयर। तो मींस डेल्टा प्लाज्मा जो था
वो जेड के बराबर था, उस डिस्टेंस के बराबर था जो ईएम वेव ट्रेवल करती है आइनोस्फीयर में, जब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 0.37 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, और जेड जो है वो 1 बाय अल्फा के बराबर था, और अल्फा हमारे पास एन ओमेगा बाई सी था, 1 बाय एन ओमेगा सी, 1 बाय एन ओमेगा बाई सी, सी ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा सी बाय एन ओमेगा। तो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू पुट करनी होगी। इस केस में हमारा ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 से बड़ा था, एन की वैल्यू जो थी वो ये थी 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो इसको हम पहले लिखेंगे और 1 को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि एन हमारा यहाँ पर इमेजिनरी है। तो ये बन जाएगा ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा। तो ये होगी हमारी n की वैल्यू इस केस के लिए। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है n की यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा प्लाज्मा इज इक्वल टू सी बाय स्क्वायर रूट ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा, और ये वाला ओमेगा जो है वो एज इट इज है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। तो डेल्टा प्लाज्मा की वैल्यू आ गई सी अपॉन स्क्वायर रूट ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये है हमारे पास स्किन डेप्थ का एक्सप्रेशन इन केस ऑफ आयनाइज्ड गैसेज, आइनोस्फीयर और प्लाज्मा। अगर हमारे ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से बहुत बहुत कम हुई तो उस केस में क्या होगा, इफ ओमेगा इज लेस देन ओमेगा पी। तो अगर ओमेगा जो है ओमेगा पी से बहुत कम हुआ तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा पी स्क्वायर से बहुत कम हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू ओमेगा पी स्क्वायर। तो डेल्टा प्लाज्मा आ जाएगा सी बाय स्क्वायर रूट ओमेगा पी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में डेल्टा प्लाज्मा हो जाएगा सी बाय ओमेगा पी। तो स्टूडेंट्स स्किन डेप्थ का एक्सप्रेशन भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक केस और डिस्कस करना रह गया है, और उस केस में जो हमारी ईएम वेव्स होंगी वो आइनोस्फीयर को पेनिट्रेट करती हुई, उसको चीरती हुई बाहर निकल जाएंगी, और वो केस में क्या कंडीशन रहने वाली है ये हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट केस में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3 है इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा पी। अगर हमारे ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से बहुत बहुत ज्यादा हुई तो उस केस में ओमेगा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पी स्क्वायर से बहुत ज्यादा हुआ तो ये टर्म जो है वो 0 को अप्रोच करेगी। तो इस केस में n जो है वो स्क्वायर रूट 1 माइनस 0 के बराबर होगा, मींस 1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा। तो इस केस में n जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा, और n होता है हमारे पास c बाई v, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो यहाँ पर c जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v हो जाएगा, मींस v जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c हो जाएगा। मींस इस केस में जो ईएम वेव की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी, मींस ईएम वेव जो है बहुत तेजी के साथ आइनोस्फीयर में से होके गुजरेंगी और आइनोस्फीयर को सीधे पेनिट्रेट कर देंगी। आइनोस्फीयर उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो आइनोस्फीयर को चीरती हुई सीधा सैटेलाइट से होती हुई वापस अर्थ की तरफ आएंगी। तो जो हमारे रेडार सिग्नल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। तो रेडार सिग्नल से कम्युनिकेशन के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ऑफ द अर्थ हम ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हियर द ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव्स इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ आइनोस्फीयर। तो इस केस में इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से ईएम वेव्स की स्पीड जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल होने की वजह से आइनोस्फीयर इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। दिस इज व्हाई रेडार सिग्नल कैन पेनिट्रेट द आइनोस्फीयर। रेडार सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से, तो उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होगी और आइनोस्फीयर को वो चीरते हुए सीधा सैटेलाइट से होते हुए वापस अर्थ स्टेशन तक पहुंचेंगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका A to Z फॉर प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स इन आइनोस्फीयर और इन प्लाज्मा और इन आयनाइज्ड गैसेस। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।